సంగారెడ్డి ఐబీ చౌరస్తాలో భారీ గజమాలతో కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాలకు స్వాగతం పలికిన బీజేపీ నేతలు సంగారెడ్డిలో లోక్సభ ప్రవాస్ యోజన మేధావుల సమావేశానికి హాజరైన కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాల పాల్గొన్న జిల్లా నేతలు కేంద్ర మంత్రి రూపాల కామెంట్స్ ఆర్థిక వ్యవస్థపైన చర్చ సాగుతుంది. కరోనాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాయి. రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో కూడా సమస్యలు వచ్చాయి. కానీ మన దేశం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడమే కాదు 6వ స్థానం నుండి 5వ స్థానాన్ని చేరుకుంది. మన దేశాన్ని పాలించిన బ్రిటన్ను దాటి మన దేశంపైకి ఎదిగింది. స్వతంత్ర స్వర్ణోత్సవ వేళ ఈ ఘనత సాధించింది మోడీ ప్రభుత్వం. వసుదైక కుటుంబం ఆలోచన విధానంతో మోడీ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది. సర్పంచుల అకౌంట్లకే డబ్బులు వేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. సాయుధ బలగాలకు ఆయుధాలను దిగుమతి చేసుకునేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇతర దేశాలకు ఆయుధాలను అమ్మే స్థాయికి వచ్చాం. G20కి అధ్యక్షత వహిస్తుంది మన దేశం. రఘునందన్ రావు కామెంట్స్ కేసీఆర్ను గద్దె దించేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. 2024 లక్ష్యంగా కార్యకర్తలు నేతలు సంఘటితంగా పనిచేయాలి. గుజరాత్లో 7వసారి అధికారంలోకి రావడానికి రూపాల కూడా కారణం. సూది దబ్బనం కంకి కొడవలి పార్టీలన్నీ కలిసి వచ్చిన బీజేపీ ఎదుర్కోవాలన్నారు. मुझे आज इस मंच से ऐसे ही एक बात याद आ गई है, वो शेयर करने की इच्छा रखता हूँ। यदि इसमें कुछ दुविधा हो तो आप लोग इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देना, ऐसा आपको लगे। ये जो हमारी इकोनॉमी की चर्चा अभी देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का अर्थतंत्र एक प्रकार से रुक गया है, बिजनेस भी रुक गए। और पश्चिम के बड़े बड़े विचारकों के मन में तो ये था कि भारत का सबसे बुरा हाल कोरोना के संकट से होने वाला है। ये उनका प्रिडिक्शन था। कोरोना के स्टार्टिंग का जो पीरियड चल रहा था उस समय की ये सारी चर्चा है, सब आपके संज्ञान में होगी। फिर कोरोना का कहर शुरू हुआ, पूरे विश्व उसकी चपेट में आया, हम भी आए, हमको भी बहुत झेलना पड़ा। हॉस्पिटलें हमारी भर गई, कई लोग हमसे बिछड़ गए। ऑक्सीजन का मसला बना, पहली बार आदमी को पता चला कि ऑक्सीजन क्या चीज है। हमको पता चला पीपल का वृक्ष का क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है। दुनिया को समझ में आ गया, खान पान में क्या खाना चाहिए ये लोग समझ गए। इसके माहौल में पहली बार दुनिया ने अनुभव किया कि सारा लॉजिस्टिक बंद हो गया, पूरी चेन हमारी टूट गई दुनिया की। जहां से हम खाद आयात करते थे, आपको पता होना चाहिए, हम चाइना से खाद आयात करते थे, हम इंपोर्टर थे, हम वहां से मंगाते थे। उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। वो तुमने ऐसा इंटेलिजेंट काम करके पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उपकार का काम कर दिया, उसको भी बधाई देने में से वो लोग चूक गए थे। ऐसे में ये बीमार लोगों की तो कामकाज कर लिया, मगर लॉकडाउन का पता लोगों को पहले दिन से नहीं था।
हमारे जैसे लोगों के मन में भी ऐसा ही था कि लॉकडाउन है, आराम करेंगे, गपशप करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ऐसा कुछ करते रहेंगे। बाद में पता चला कि खिड़की ही नहीं खोलनी है। तब पता चला कि लॉकडाउन तो बहुत ही थोड़ा कठिन चीज है। और बाद में सारे आवागमन पर प्रतिबंध लगने से बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने आ गई थी। उसी संकट काल को पार करने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में रेशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही किया। 80 करोड़ का क्या मतलब होता है? पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इन सभी लोगों को भोजन का प्रबंध 3 साल तक करने का काम हमारे अर्थतंत्र से हुआ। मुफ्त में इतने अनाज का बंटवारा करने के बाद भारत 5वीं पायदान पे पहुंचा है। यदि आप सोच लो कि ये कुदरती संकट ना होता भारत के सामने, ये कोरोना का काल नहीं होता भारत के सामने, और इस विपदा में भारत की पूंजी को लगाने का काम नहीं करना होता, तो कल्पना कीजिए भारत कहां होता। आज भी हम जो सोच रही हैं, लोग वहां तक पहुंच जाते। इस प्रकार से इस देश को संचालन करने वाला नेता नरेंद्र मोदी के रूप में हमको मिला है, और हम इनके सेनापति पद के नेतृत्व में एक सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है, गरिमा का विषय है कि ऐसे कालखंड में हमें काम करने का अवसर मिला है। ये कितनी ही बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं, कर सकता हूं कि उनके प्रधानमंत्री के कालखंड के बाद पहली बार हमारी ग्रामीण अर्थतंत्र की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें पंचायत हमारी पहली इकाई होती थी। सरपंच गांव का जो होता था वो हमारी लोकतंत्र का पहला चुना हुआ बंदा आता है, उसके ऊपर फिर पूरा देश का लोकतंत्र खड़ा होता है। तो आज इम्पोर्टेंट बन गया, वो मंगा रहा। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया पता नहीं। ऐसी दुनिया में भारी उथल पाथल हो गई, कोरोना की वजह से हो गई, और फिर एक युद्ध भी छिड़ गया, रशिया और यूक्रेन, इनका भी आप सब साक्षी हैं। इसके कारण भी कई ऐसी चीजें दुनिया में नई नई हो गई, और ऐसे में अर्थतंत्र दुनिया का जो डामाडोल हो रहा था, उसी में भारत के लिए एक ऐसे न्यूज आए कि भारत 6ठी प्रदान पे था विश्व की इकोनॉमी में, वो आगे चलकर 5वीं प्रदान पे पहुंचा, 5वीं पायदान पे आया। आज विश्व की 5वीं आर्थिक सबसे बड़ी ताकत भारत है। वो 6 नंबर से 5 नंबर पर गया। मैं इस बात का अभी क्यों जिक्र कर रहा हूं? 6 नंबर से 5 पे गया, उनका ही जिक्र कर रहा हूं। अब जब इनकी बात छेड़ी है तो आपको स्मरण दिलाऊं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया 2014 में, तब भारत 11वीं पायदान पे था। भारत 11वें नंबर पर था। वहीं से आज 5वें नंबर पे आया, 3-4 महीना हो गया। तो 11वें नंबर से एक दिन में तो नहीं आ गया होगा, वो 10 नंबर पे आया होगा, 9 नंबर पे आया होगा, 8 नंबर पे आया होगा, ऐसे करके 6 नंबर पे आया, और 6 से 5 नंबर पे आया तो पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा कॉग्निजेंस हुआ, बड़ा सबको अच्छा लगा। मगर इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? वो ये था, आप में से किसी को और कोई मुझे बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम 5 नंबर पे आए, और हम जब 6 नंबर पे थे तब 5 नंबर पे कौन था? ब्रिटेन था, इंग्लैंड था 5 नंबर पे, जिन्होंने हमारे पे 150 साल शासन किया, हमारी लक्ष्मी को लूट के गए, हमारे सोनाम और हमारे कोहिनूर से उनकी वेल्थ को बनाकर वो विश्व के 5 के नंबर पर था। उनको पीछे रखते हुए आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव को मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्थापित कर दिया कि तुम हमारे पीछे रहने के काबिल हो, भारत ऊपर रहने का काबिल है। ये ब्रिटेन को 6 नंबर से 5 नंबर पर धकेलने के लिए
हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया ने बधाई दी। ये है मोदी जी का अर्थतंत्र। भारत में पहली बार 29 राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख एक साथ मेजबान होंगे और भारत उसकी यजमानी करता होगा। और अभी तक के जो कार्यक्रम बने दोस्तों, इसका जिक्र भी मैंने क्यों किया कि ये पहले भी कभी कभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ था, एक बार ऐसे इवेंट होते थे, मगर वो इवेंट ज्यादातर दिल्ली में होते थे और ज्यादातर एक दो बड़े नगर जो हमारे हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, ऐसे नगरों से सीमित रह जाता था। इस बार ये G20 के कार्यक्रमों को 400 जगह पे देश में करने का कार्यक्रम चल रहा है। 400 जगह पे होगा, तेलंगाना में भी होगा। G20 के तहत कोई एक कार्यक्रम आपके राज्य में भी होगा और पूरे देश की परिक्रमा विश्व के लोग करेंगे। हमारे पूरे कल्चर को देखने का, एक्सपोज करने का, हमारी प्रोडक्ट को एक्सपोज करने का इतना बड़ा मंच अभी भारत के G20 के अध्यक्ष कालखंड में यहाँ चल रहा है। ऐसे अवसर पर मैं आप सब लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी को बूथ में कैसे प्रमोट किया जाए, मंडल में इसको कैसे मजबूत किया जाए, समाज जो भी है, जिस समाज में हमारी पहुंच न हो उस समाज तक हमारा पार्टी कैसे पहुंच सके, इन विषयों को पहुंचाने के लिए मैं इन सब साथियों के साथ यहाँ 2 दिन से प्रवास कर रहा हूं। मैं हमारे विधायक रघुनंदन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पूरे 2 दिन से पूरे मन से इस क्षेत्र के लोगों से मेरा परिचय करवा रहे हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं से मेरा मुकाबला करवा रहे हैं, इससे मुझे समझाने की कोशिश में लगे हैं कि कैसे मैं यहाँ का पूरा चित्र समझकर हमारे नेताओं के सामने रख सकूं और भारत सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका रास्ता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी के लिए वो सतत हमारे साथ मिलकर हमको ये सारी चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते कई समाजों को मेरा मिलना हुआ। ये तो विश्व के मानक पर चल रही ये बात है और आज विश्व के 5वें नंबर पर हम हैं, मगर अब हमारा अर्थतंत्र और हमारे लोग जो अर्थतंत्र से जुड़े हैं उसका मॉरल इतना बढ़ गया है कि वो बता रहे हैं कि 27 आने के समय हम शायद 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे, 4थे नंबर के जिक्र ही नहीं कर रहे। इस प्रकार से इस देश का अर्थतंत्र को गति देने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और करने के लिए जब इतना बात मैं जब कर रहा हूँ, विश्व की तुलना में मैं भारत की बात रख रहा था, तो इस कोरोना काल के संकट में हमारे सामने तो दवाई का जिक्र रहा, इसका पूरी दुनिया में भी बहुत हमारा रुतबा रहा, वैक्सीन का हम तो बचे, मगर दुनिया के छोटे छोटे देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत गुहार लगाया कि मोदी जी हमें भी वैक्सीन चाहिए, हमारे देशवासियों को भी बचाना है, हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने उन देश के लिए भी वैक्सीन भेजने का निर्णय लिया और आज कोई भी बड़ा देश, दुनिया की महासत्ता, कोई भी गौरव से बोल नहीं सकता, अकेले मोदी जी बोल सकते हैं कि हमने दुनिया को वैक्सीन मुफ्त में देने का भी काम किया। उस समय पैसे भी बन सकते थे, उस समय पैसे बन सकते थे, मगर उसने पैसे नहीं बनाए, मानवता के लिए और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा हिंदुस्तान की संस्कृति का था उसको चरितार्थ करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने इस संकट की घड़ी में किया। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बच्चों की अच्छी चीजें होती है ना, उसको इतनी शाबाशी नहीं देते हैं, मगर जब कोई राज्य में इसका सम्मान हो जाता है तब फिर हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो तो हमारा भतीजा है, वो जो पहले नंबर पे आया है। पहले हम इसको डांटते ही रहते हैं। ऐसा कुछ हमारे में भी हो रहा है कि अब जब दुनिया ने सराहा तभी हम कह रहे हैं कि भी हाँ हमारा तो, मगर ये जो
कोरोना का मैनेजमेंट हुआ उस समय देश में विपक्ष ने भूमिका क्या थी, इसका भी स्मरण रहना चाहिए इन सारी चीजों में। उस समय ये लोग ये बोल रहे थे कि वैक्सीन लोगे तो नपुंसक हो जाओगे, ये नहीं लेनी चाहिए, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। ये वैक्सीन को भाजपा का भारत से बनाया, हमारे कारीगरों ने बनाया। मैंने जहां बात की थी वहां तो विश्वकर्मा लोग बैठे थे सामने, मैंने बताया कि हमारे देश के विश्वकर्माओं ने ये जहाज बना दिया। ये अब नया भारत किसको कहते हैं? ये नया भारत है जो कल तक किसी पर हम डिफेंस में तो ज्यादातर विदेश पर ही निर्भर होते थे, हमारे पास कुछ होता ही नहीं था। आज भारत डिफेंस के एक्सपोर्टरों में आगे बढ़ के निकल गया, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पिछले महीने डिफेंस का एक्सपो हुआ था, वो इंटरनेशनल एक्सपो होता है। इस बार हमारा सौभाग्य था कि वो डिफेंस एक्सपो अहमदाबाद में था, गुजरात में था इस बार का एक्सपो। इस एक्सपो का इसी एक्सपो को छोड़कर पिछले 10 एक्सपो का जिनको भी रुचि हो वो इनका थोड़ा बैकग्राउंड देख ले, उसमें से 60% से ज्यादा मटेरियल वो विदेशी कंपनियों का आता था, वो लगाते थे, विदेशी कंपनी हिस्सा लेती थी और वो अपने सादे साधनों का उसमें हिस्सा लेकर प्रदर्शन करती थी। ये पहला एक्सपो था आजादी के बाद का जो 100% स्वदेशी एक्सपो था। सारी हमारी कंपनियां थी, सारे हमारे शस्त्र थे, सारे हमारे अस्त्र थे और उनको देखने के लिए और खरीदने के लिए विदेश से लोग आए थे। ये स्थिति पर देश को पहुंचाने का एक बड़ा पुरुषार्थ मोदी जी के द्वारा चल रहा है। और आप सब जानते हैं कि आज तो हमारा सौभाग्य ऐसा है, मैं आप सबके बीच में इस लोकसभा प्रवास हेतु तेलंगाना में मेडक लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं मेरे साथियों के साथ। मगर आज ही इसी कालखंड में ही विश्व की सबसे बड़ी ताकतें जो 20 हैं G20, ये हमारे यहाँ मेहमान हैं और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 में 20 राष्ट्र हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों में से 20 इकोनॉमी जो है वो है, इसमें उनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और मैं इनकी एक छोटी बात आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि 20 राष्ट्र तो है ही इसके और हम इनके अध्यक्ष ही हैं, मगर हमने और 9 राष्ट्रों को निमंत्रित किया है। वो भी इस अध्यक्ष जो राज्य बनता है, जो राष्ट्र बनता है, उनको ये अधिकार होता है कि वो भी अपने फ्रेंडली जो देश होते हैं उनको इसमें निमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार से सीधे पैसे डीबीटी से उसके अकाउंट में नाकने का काम, डालने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के सरपंचों पर सबसे पहले भरोसा मुकने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। ये सरपंच हमारे और छोटी राशि नहीं दी है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम की राशि पंचायतों के अकाउंट में डीबीटी से चली गई है। ऐसे भी सरपंचों को मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है जो सरपंचों ने सभा में खड़े होकर कहा है कि मेरे गांव में 1 करोड़ से ज्यादा राशि भारत सरकार की ओर से आई है। करोड़ का शब्द पंचायत के सरपंच के मुंह से सुन के हमें बड़ा शुक्र लगता था कि सरपंच जो इस गांव में मिट्टी लगाना हो वो उसके बच में नहीं था। एक अपने चपरासी को पगार देने के पैसे पंचायत में नहीं होते, एक छोटे से मकान का रिपेयरिंग कराना होता तो उनका पैसा इनके पास नहीं होता था। आज सरपंच गांव का पक्का रास्ता बनाना है तो वो तय करता है किस रास्ता मैं बनाऊंगा, ये गली बनानी है, वो गली बनानी है। गांव में पानी का साधन करना है, सरपंच खुद कर सकता है। और इसको इतनी ताकत दिया है कि प्रधानमंत्री के हाथ से चेक नहीं निकलता है, उसके हाथ से किसी को चेक नहीं मिल सकता है, मगर हमारे सरपंच चेक निकाल के अपने गांव का काम को अंजाम दे सकता है। वो ताकत सरपंच को देने का काम लोकतंत्र में आजादी के इतने सालों के बाद करने में हमारे प्रधानमंत्री श्री कामयाब रहे। टेक्नोलॉजी का जब मसला आता था
तो शायद हम विदेश की ओर ही हमारी नजर होती थी कि वहीं से मंगाएंगे। अच्छी सी बंदूकें हमको देनी होती थी पुलिस वालों को या सेना वालों को, तो भी हम इंपोर्ट करके देते थे, वो भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी। अभी पिछली सभा में मैंने बताया कि INS विक्रांत करके एक जहाज मोदी जी ने अपने नौसेना में शामिल किया पिछले महीनों में। 20,000 करोड़ का ये जहाज है। विमान उसके ऊपर ही उतर सकते हैं, वहां से लैंड हो सकते हैं, वहां से उड़ सकते हैं। अकेला हिंद महासागर में खड़ा होता 500 किलोमीटर दूर पे दुश्मनों को थ्रेट दे सकता है कि वहीं रहिए, इधर के आमने सामने देखो। मगर इसमें सबसे गरिमापूर्ण बात है कि इतना 20,000 करोड़ की कीमत का जहाज 100% मेड इन इंडिया है।